तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कैसा काय कॉलेज स्टूडेंट्स होप सबके आप सब ठीक होंगे अपने घर में बैठ के पढ़ रहे होंगे। ओके वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक बेंचर्स। ओके सो हम देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने भी एचएससी 132 अपनी बुक जो स्टार्ट की है कहीं ना कहीं अभी तक हमने उसके हम उसके 12th हमने उसकी पूरे 11 चैप्टर पढ़ दिए। आई होप कि आप सबने उसको उस सीरीज को देखा होगा कहीं से और कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ सीखा होगा जरूर। और आज हम अपने इसी बुक के 12th चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं और जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि अपने जो 16 चैप्टर हैं वो जल्द से जल्द खत्म होंगे। ओके सो आज हमारा 12th चैप्टर है मोहम्मद गजनी एंड मोहम्मद गोरी इन्वेजन एंड रेजिस्टेंस। सॉरी एक मिनट में मेरे में थोड़ा सा यहाँ पर आपको दो नाम जो है कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज कर सकते हैं। वो महमूद गजनवी है और मोहम्मद गोरी है। ठीक है सो यहाँ पर जहाँ हमको देखते हैं किस तरह से जो पिछली वीडियो तक अभी अब तक हमने पढ़ा कि किस तरह से जो अरेबियंस है वो कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ आ चुके हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पार्ट है कहीं ना कहीं इंडस और जहाँ पर था किंग का एक टेरिटरी से रूल है वहाँ पर ये टेरिटरी का उपाय करना स्टार्ट कर दिया और कहीं ना कहीं अभी तक इंडिया के जो रूलर्स है वो इस बात से बेखबर है कि कहीं ना कहीं खतरा एक बहुत एक एम्पायर जो यहाँ पर इंडिया में कहीं ना कहीं एक्स करने वाला है ओके फ्यूचर में। सो अभी तक ये से बेखबर है ओके यहाँ के जो रूलर्स। लेकिन हम देखने को मिलते हैं कि कहीं ना कहीं से जो यहाँ से यहाँ का जो एम्पायर है सेंट्रल एशिया का जो मुस्लिम एम्पायर कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से उसके बाद यहाँ पर दो रूलर आते हैं। ठीक है मोहम्मद गजनी और महमूद गजनी। मैं भी बार बार थोड़े से कंफ्यूज होता हूँ। महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी है। ठीक है मोहम्मद गोरी ओके। सो ये दो रूलर्स हैं। सो महमूद गजनी जब आता है तो इसका जो मेन पर्पस होता है ऑब्वियसली इसका पर्पस है कि यहाँ पर इंडिया में आकर अटैक करना और इंडिया की इसने जो भी इकोनॉमी है जो भी जैसे इंडिया जाना चाहता था गोल्डन एज के लिए जाना था सोन चिड़िया के नाम से जाना चाहता था। ठीक है सो इसने बहुत सारा बन जाता कि 16 बार अटैक किया था। ठीक है सो टेम्पल पे सो इंडिया का टेम्पल जो था जो मैं बात करें महमूद गजनी की तो उसने ठीक है सो उसने बहुत सारे अटैक्स किए और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लूट मचाई थी इंडिया में। ओके लेकिन जो मोहम्मद गोरी है इसका जो मेन मिशन ये था इसका जो मेन मकसद था इंडिया में आने का वो था इस्लाम को फैलाना। लेकिन जो महमूद गजनवी का कभी भी ये मकसद नहीं रहा कि वो इंडिया में आके इस्लाम स्प्रेड करे। उसका सिर्फ एक लुटेरा था उसका सिर्फ काम था लूटपाट करना। लेकिन जब बात करें मोहम्मद गोरी की तो उसका एक मकसद था इंडिया में इस्लाम स्प्रेड करना। तभी इसलिए उसने वो टेरिटरी ऑक्यूपाई की और अपने साथ और भी आर्मी में और भी कैप्टन लेके आया चीफ लेके आया। ठीक है जो बाद में देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि इसका एक स्लेव होता है और बाद में आके यहाँ पर इंडिया के सेंट्रल में अपनी एक डायनेस्टी स्थापित करता है। ओके सो आज हम अपने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है सो हमने देखते हैं कि जो भी ये लड़का लेते हैं इंडिया है। ओके सो मैंने एक रफली डायग्राम बनाई है। आई होप कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसको समझने में। आई एम सो सॉरी अगर आपको ज़्यादा अगर ये थोड़ा ज़्यादा बुरा बन गया मेरे से जल्दी जल्दी में बना। ओके सो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है इसके बारे में ऐसे सिचुएशन ऑफ कॉन्स्टेंट फ्लक्स इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया। सो इसमें इंडिया में पढ़ने से पहले कि किस तरह से इन्वेजन हुई हम इससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि उस टाइम जो सेंट्रल एशिया है। ठीक है अभी तक मैंने आपको वर्ल्ड मैप स्टार्ट की मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्दी आपको वर्ल्ड मैप सिखाने की ताकि आपको आगे आने वाले फ्यूचर में जब हम कोई कुछ पढ़ेंगे तो वो समझ आ जाए। ठीक है ओके ओवरऑल अभी आपको मैं बता देता हूँ। सो जैसे कहते हैं इंडिया। ओके सो ये इंडिया के जो पास टेरिटरीज जहाँ पर इस टाइम करंटली अटैक होना स्टार्ट हुए और यहाँ से जब इन्वेजन मैक्सिमम यहीं से हुए हैं। ठीक है इंडिया में आने के लिए। ओके सो यहाँ पर ये है सेंट्रल एशिया। ठीक है सेंट्रल एशिया कहीं ना कहीं ये एशिया का एक बहुत ही बड़ा पार्ट कवर करता है जहाँ पर कंट्रीज हैं मैक्सिमम मुस्लिम मेजोरिटी। और ये भी ये अरेबिया साइड आता है आजकल के टाइम पे जहाँ पर ईरान इराक दुबई साइड पड़ता है। ठीक है कुवैत सो कतर सो ये साइड पड़ता है ये। ओके अब यहाँ पर बात हो रही है इस टाइम ये कुछ ये वाले कुछ पार्ट ये भी कहीं ना कहीं इसके अंडर आ चुके हैं मुस्लिम सिचुएशन के अंडर आ चुके हैं। ओके सो कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया लेवल पे भी जो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है जो डोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं यहाँ शिफ्ट होती रही है। ट्राइबल्स हम देखते हैं कि जो सेंट्रल एशिया का मैक्सिमम जो है ट्राइबल्स पे है। ओके सो इसके लिए अगर आपने ज़्यादा ट्राइबल लाइफ समझ लिया है फिर इसमें एक बड़ी ज़्यादा अच्छी वेब सीरीज आती है यूट्यूब पे एर्तुगरुल गाजी आप वो भी देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। ठीक है उसमें भी बताया जाता है कि किस तरह से स्ट्रगल करनी पड़ती है मतलब किस तरह से एम्पायर चेंज होते हैं उस नॉर्मल वेब सीरीज। ओके ओके सो चैप्टर काफी लंबा है इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते ओके या फिर हम इसको शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मेजर रोल प्ले करता है आगे वाले टाइम में। ओके क्योंकि इसके जो रूलर्स है या फिर इसके टाइम जो मूवमेंट्स होती हैं। ओके सो स्टार्ट करते हैं। एज सीन इन द लास्ट यूनिट द अब्बासिस हैड एंड बीन द मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन द वेस्टर्न सिंस 5th century CE. All Asia and India, medieval India. However, this situation started changing from the end of 9th century. It was mostly because the dispersion of energy and resources in the fighting with the Hittite Turks and the Central Asia. The empire got fragmented into several aggressive field states ruled by both non-Turks ruler and Turkish kings or sultans. All these states accepted sovereignty of Khalifa who received his formal legitimacy through grant of Mansur formal letter. Now, most of these Muslim rulers called themselves Sultan. On the other hand, in the 8th century, the Turkish nomads had been infiltrating into Transoxiana, the region between Central Asia and Eastern Asia. It is known as Mavranun Nahar in Arabic source and Fararud in Persian. As they had good military skills, they were converted to Islam and recruited as missionaries, placed guard as slaves by Abbasi Khalifa and Iranian rulers. Okay, so यहाँ पर इतना से पहले मैं ये बता रहा है कि सेंट्रल एशिया की उस टाइम की करंट सिचुएशन क्या है कि कहीं ना कहीं जो हमको देखने को मिलता है जो अब्बासी जो एम्पायर है वो सेंट्रल एशिया में कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे तरीके से फैला हुआ है बहुत ही डोमिनियंस लेवल पे चल रहा है। ओके सो कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि ओवरऑल जो और भी ट्राइबल एरियाज है यहाँ जहाँ पर उनको कन्कर करके उनको बंदी बना के उनको फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उसके जो उधर के लोग हैं कहीं ना कहीं
से परेशान है। ओके, और यहाँ पर देखने को मिलता है कि दूसरे टेरिटरीज हैं वो भी कहीं ना कहीं उन पे लोगों में जो मीडियम लेवल पे पीजेंट्स उन पर जुल्म उठा रही है और कहीं ना कहीं उनको भी अपने अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। सो हर एक चाहता है कि उसके जो टेरिटरी बढ़े और उसके पास जो सबसे ज़्यादा आर्मी। अब हम बात करें इसको, तो बात करें ट्राइबल्स की, तो जो कहीं ना कहीं वो नेचुरली इतने फिट होते हैं या फिर नेचुरल में इतने स्किल होते हैं, क्योंकि जंगलों में से उनको यहाँ जाना पड़ता है और वगैरह अपना सर्वाइवल हासिल करना पड़ता है। सो कहीं ना कहीं बड़े ज़्यादा फिट होते हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सो कहीं ना कहीं उनको अपने आर्मी में शामिल करते हैं और उनकी जो आर्मी में बनाने में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ आर्मी बनने की बात करते हैं। जैसे आज की बात करें तो अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो गोरखा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी एक हिमालयन से आते हैं, बात करें साउथ ईस्ट से आते हैं, ठीक है, वो ईस्टर्न डायरेक्शन से, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑब्वियसली अगर आपने नाम सुना कमांडोज की बात करो तो अगर आप वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेचुरल ट्राइबल एरियाज में ट्रेनिंग लेते हैं, उनकी ट्रेनिंग कठिन है। वैसे ये जो यहाँ सेंट्रल ट्राइब्स है जो शिप हर्डर्स हैं, ठीक है, सो इनको भी कहीं ना कहीं जो ये आभासी एम्पायर है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है और अपने एम्पायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। ओके, after the fall of Assyrian Empire in the region, the situation was just like that in the North India in the post-Gupta period. It was ruled by many rulers, each fighting amongst each of other expansion of one of own territory and power also. In such states, even ambitious officials tried dethroning the king to usurp power for themselves. This is how many dynasties rose and fell. Amidst such political flux in Western and Central Asia, the many dynasties rose and fell. Amidst such political flux, the main factors behind the strength and survival of dynasties was its military power and efficiency. Therefore, we see many dynasties coming to power and after another. This is how Samit dynasty ruled from 870 to 970. So हमको देखने को मिलता है कि जो अब्बासिद एम्पायर के बाद कहीं ना कहीं उसका जो डोमिनियंस लेवल था इतना लेवल का बढ़ गया था। अभी मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप किसी इंसान पे, किसी पीजेंट लेवल पे, या कि आप एक इंसान पे आप कर लोगे, दो इंसान पे कर लोगे, एक गांव पे कर लोगे, दो गांव पे कर लोगे, एक शहर पे, एक कंट्री पे, ठीक है। लेकिन अगर आप ओवरऑल, हमने देखा कि अब्बासी एम्पायर जो कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया का बहुत ही बड़ा एम्पायर बन चुका है और हर जगह पे टेरिटरी एक्सपेंशन कर रहा है और फोर्सफुली उनको कन्वर्ट कर रहा है अपने धर्म में और उनको कहीं ना कहीं उन पर ज़्यादा और ज़्यादा बर्डन डाल रहा है। सो इतना बड़ा टेरिटरी का हम देख रहे हैं कि इतने बड़े लोगों को कन्कर कर रहा है। सो ये हर जगह पे नजर नहीं रखते, कहीं ना कहीं इनके खिलाफ रेबेलियन उठनी थी। रेबेलियन किस तरह से रेबेलियन उठने की एक अच्छी मूवी मैं आपको देता हूँ। यूट्यूब पे मूवी है एस्केप फ्रॉम द सोवियत वॉर। उसमें हमने देखा कि किस तरह से जो नाजी लोग हैं वो सारे ज्यूज को एक जगह पे मिलिट्री बेस में कैंप में इकट्ठा करते हैं। हर साल एक ट्रेन आती है और वहीं से मतलब हर इतने ज़्यादा मजदूर आते हैं। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उन पर इतना जुल्म हो जाता है और वो उनके नाजिज्म के जो कमांडर्स होते हैं, बड़े बड़े मिलिट्री चीफ्स होते हैं, अगर किसी भी ज्यूज के बंदे ने उनके खिलाफ अगर कुछ बोले तो उसी ऑन द स्पॉट उनको मार देते हैं। इतना जुल्म उन्होंने सहन किया, मतलब और उनके जो बीवी बच्चे उनको जिंदा जला दिए, जो लेडीज थी, ओके, जो किसी काम के नहीं थे। सो इतना ज़्यादा उन पर जुल्म होता था। फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि मतलब उन्होंने उनको पूरी बुरी तरह से मार दिया था ज्यूस ने, उस नाजिज्म के उन कमांडर्स को, उस मिलिट्री कैंप को पूरी तरह से तबाह कर दिया था जहाँ पर उनको बंदी बना गया, ठीक है। सो एक टाइम ऐसा था कि अगर आप किसी इंसान पर इतना ज़्यादा दबाव डाल रहे हो, इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उससे आपका इतना डर ही खत्म हो जाएगा और वो मतलब आपके खिलाफ रेबेलियन कर देगा। सो इसे यहाँ पर भी हमको ऐसे देखने को मिलता है अब्बास एम्पायर में कि किस तरह से उनके खिलाफ रेबेलियन हो जाती है। और हमने देखा कि इस टाइम अगर आपको सक्सेसफुल एम्पायर बनाना है और भी बड़ा होना, तो सबसे मेन चीज़ क्या है, आपकी मिलिट्री पावर, ठीक है। आपका मिलिट्री पावर बहुत अच्छा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट होना चाहिए ओवरऑल टेरिटरीज का, आपके ओवरऑल प्रोविंसेस का, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी जो जनता है वो आपसे सेटिस्फाई होनी चाहिए। और हमने देखा कि किस तरह से अब्बास एम्पायर के बाद बड़ी सारी डायनेस्टीज आई गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑब्वियसली कोई भी परफेक्ट नहीं होती, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो ही जाती है किसी न किसी डायनेस्टी में। ओके, सो लास्ट में देखा कि बाद में सबसे लंबी देर तकने वाली उसके बाद कौन आई है, सामानी डायनेस्टी आई है, ओके, जो कि 874 से लेकर 999 तक रहती है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। बड़ी जो इतनी डायनेस्टी इतने टाइम पीरियड तक कहीं ना कहीं बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती होगी। सो इसके बारे में पढ़ेंगे। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन ईरानियन नोबल फ्रॉम बल्ख हु वाज अ कन्वर्ट। ही हैड गवर्नड रीजन्स लाइक Samarkand, Herat, etc. In Central Asia and Afghanistan, this dynasty was followed by that of Ghaznavids, who ruled from 962 to 1186 CE. It was followed by Alpininger, a Turkish slave under the Samanids. Further, the Ghaznavids were defeated by the Seljukids and also the Khwarezmian dynasties. In fact, they later also established vast empire and was shattered by the ruthless Mongol attacks of Genghis Khan. Okay, so यहाँ पर देखो कितने ये बता रही है कि मैंने आपको जैसे कि पहले बोला कि अगर आपकी टेरिटरी एक्सपेंशन इतनी, आपके जो मिलिट्री एक्सपेंशन इतनी खतरनाक नहीं है, अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अगर डिसइंटीग्रेशन अगर इंटरनली प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर और भी मिलिट्रीज जो और भी डायनेस्टी से भी मौके के तलाश में, ठीक है। अगर एक सेकंड अगर आपने एक मौका दे दिया आपकी डायनेस्टी खत्म है, ठीक है। सो और भी बड़ी सारी षड्यंत्र रचे जाते थे उनकी डायनेस्टी में। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उसके बाद जो ये डायनेस्टी है, सामने डायनेस्टी, इसको एक ईरानियन के जो नोबल था जो कन्वर्ट किया था, उसमें से एक बंदा था, उसने फॉर्म किया था, ठीक है। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से जो इस टेरिटरी में, उस टेरिटरी के बाद जो और बड़ी सारी टेरिटरीज आई, इनको किसने हराया, इनको गजनवीद ने हराया। ओके, गजनवीद और गोरीज में हमेशा फर्क नहीं है। गोरीज है महमूद गोरी और सॉरी गोरी का था मोहम्मद गोरी और गजनवी मतलब महमूद गजनवीद। तो गोरीज मतलब गोरी की आर्मी और गजनवीद मतलब
गजनवी की आर्मी, ठीक है। सो यहाँ पर बताया कि उसके बाद किस तरह से जहाँ पर सल्जुक अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक वेब सीरीज है यूट्यूब पे अवेलेबल इर्तुगरुल गाजी, उसमें उसमें भी एक उसमें भी सल्जुक रियासत का हमको मिलता है नाम के, क्योंकि ठीक है वो भी कहीं ना कहीं सेंट्रल ट्राइब्स की होती है। ओके, सो किस तरह से उसके बाद हमने देखा कि जो सल्जुक रियासत है वो भी इनको हरा देती है। ओके, उसके बाद सल्जुक रियासत को हमने देखा कि सेंट्रल एक्शन, ऑब्वियसली अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हुई है, थोड़ा अगर आपने कहीं चंगेज खान का नाम सुना हो, कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि वो भी अलेक्जेंडर की राह पे था। ओके, उसने भी बड़ा ज़्यादा एरिया कंकेयर कर लिया था, बस लास्ट पे वो इंडिया में नहीं आ पाया था। ओके, सो उसने बहुत ज़्यादा एशिया का बहुत एक बड़ा पार्ट कर दिया था, ठीक है, चंगेज खान ने। सो हमने देखा कि किस तरह से उसने चंगेज खान ने आके यहाँ पर भी आके अपना डोमिनेशन बनाए थे और यहाँ का भी पार्ट को अपना अंडर लिया था, कंकर कर दिया था, ठीक है। और इस तरह से हमको भी सैमनिड डायनेस्टी का देखने को मिलता है। Satish Chandra mentioned certain factors that favored and increased military efficiency in the Turkish warrior of Central Asia. One need to know these factors since these were some of reason behind their success against their Indian monarchs. Okay, so यहाँ पर हमको सतीश चंद्र जी जो कि बहुत ही जाने माने राइटर हैं, इंडियन हिस्ट्री के सबसे जाने माने, ठीक है, उनके बुक्स भी आती रहती हैं। ओके, सो उन्होंने यहाँ पर बताया कि किस तरह से जो सेंट्रल एशिया के जो ट्राइबल्स थे, जो चीफ्स थे, ओके, उनके सक्सेसफुल होने का क्या रीजन था। ओके, कहीं ना कहीं वो क्यों बार बार जो है वो जंगें जीत जाते थे। सो ये बता रहे कि जो टर्क्स है उनकी आर्मी इतनी ज़्यादा पावरफुल क्यों थी, या फिर उनकी पावर जो सेना थी वो इतनी एफिशिएंट क्यों थी, हर बैटल जीत जाती थी, ठीक है। हम देखते हैं कि बाद में किस तरह से जो टर्किश थे उन्होंने आके इंडिया में भी अपना एम्पायर बनाया, जो कि बात करते हैं हम दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत की, ठीक है। ओके, सो रीजन क्या कहते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाज द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेस्ट ब्रीड ऑफ हॉर्सेज इन द स्टेप्स ऑफ सेंट्रल एशिया। अगर आप बात करो कि अगर बोलो कि अगर हॉर्स से क्या होता था, हॉर्स आपको पता कि आज के टाइम के नहीं, लेकिन अगर उस टाइम की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, क्योंकि हॉर्स ओबियसली हॉर्स में अगर एक इंसान जो है हॉर्स पे बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो हाइट है वो कहीं ना कहीं ओबियसली ऊपर रहेगी। ओके, ठीक है, सबको देखने को मिलता है कि किस तरह से अगर एक हॉर्स होगा, ऑब्वियसली अगर हॉर्स की वजह से सबसे पहले आपको सबसे बड़ी स्पीड है। ओके, उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि हॉर्स में अगर एक जो सेनापति है, जो एक सैनिक है, वो ऊपर बैठा हुआ है और उसके बाद वो ऊपर से बैठे हुए सब पे अटैक कर सकता है, ठीक है। तीसरी बात है सेल्फ डिफेंस है, कोई भी जो नीचे वाला सोल्जर वो मैक्सिमम चांसेस उसको नहीं लगेगी। उसके बाद और है कि वो हॉर्स पे बैठ के लंबे दूर का एरिया देख सकता है, ठीक है, कि कहाँ से कौन सा अटैक करना है। ओके, सो ये कुछ फायदे हैं हॉर्सेस के, जो कि वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस टाइम के पीरियड में। ओके, they were the best varieties of entire world, and they were bred by steady, disciplined warriors. They were imported to Arabia and India because of native breeds. They were not as good as Central Asia. Once the people of Gurs enjoyed far-reaching fames and horse rears. Okay, हम देखा कि जो टर्क्स के जो घोड़े होते थे, वन ऑफ द मोस्ट जानी मानी और डिमांडेबल ब्रीड होती थी, इवन कि आज की अगर बात करो और उसके बात करो उस टाइम के रूलर्स की बात करो, तो हम देखते हैं कि इंडिया के जो रूलर्स थे उनको कितने ज़्यादा अरेबिया के जो टर्क्स के घोड़े थे वो कितने ज़्यादा पसंद थे। इवन कि वो वहाँ के जो मर्चेंट्स उनको भी बोलते थे कि आप हमको घोड़े लाओ, तभी मतलब कहीं ना कहीं आपको हम वो उनके सॉफ्ट स्पोकन, मतलब कहीं ना कहीं उनके लिए सॉफ्ट हो जाते थे ट्रेडर्स के लिए, कि आपको ट्रेड की मोनोपोली दे देंगे, आपको ट्रेड का हम दे देंगे, आपको ट्रेड के लिए परमिशन दे देंगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इंडिया के रूलर्स भी बहुत ज़्यादा दीवाने थे उन के घोड़ों के लिए। ऑब्वियसली सो उनके घोड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, कहीं ना कहीं उनके कद काठी में भी उनके घोड़े कहीं ना कहीं अच्छे होते थे। ओके, और पावरफुल होते थे, बहुत ज़्यादा मस्कुलर भी होते थे, ठीक है। सो फर्स्ट रीजन था उनके जो घोड़े थे, ओके, ब्रीड वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रीड थी उनकी घोड़ों की। सेकंड क्या रीजन था, सेकंड काज वाज द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वॉर इंप्लीमेंट्स। द रीजन ऑफ गुर आल्सो स्पेल्ड गुर वन ऑफ 34 प्रोविंसेस ऑफ अफगानिस्तान एंड इट्स नेबरिंग एरियाज वर रिच मेटल, स्पेशली आयरन। द माउंटेन range of tropical zone was a huge metal forest value, and it appears that the particularly iron was available in the after the people have good specialized production of weapons and war equipment for the export and neighboring lands. In the words of anonymous author of Abdul Alam from the province come slaves amur coats of mill and okay, so यहाँ पर नॉर्मली ये बता रहा है कि जो सेकंड रीजन इस तरह था कि अवेलेबिलिटी ऑफ, मतलब इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन्स आप बोल सकते हो, क्योंकि वो हम देखते हैं कि अफगानिस्तान है जो कहीं ना कहीं ज़्यादा फर्टाइल एरिया नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि ऑब्वियसली शायद डेजर्ट की तरह ही है, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा फर्टिलिटी लैंड नहीं मिलती, लेकिन हमको देखने को मिलता है कि वो आयरन रिच सॉइल है। ओके, हमको उसमें देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं बड़े ज़्यादा रिच मात्रा में मेटल सोर्सेज पाए जाते हैं। इसकी जो मिट्टी है कहीं ना कहीं मेटलिक रिच है, स्पेशली जब आयरन की बात करें तो कहीं ना कहीं उनको आयरन इजीली अवेलेबल हो जाता है। और हम बात करते हैं कि अब ये स्टोन नहीं तो चल नहीं रहा कि उनको आयरन यूज़ नहीं करता, ऑब्वियसली 90s कहीं ना कहीं जो मिडिल अर्ली मेडिवल इंडिया आ गया, सो उनको कहीं ना कहीं वेपन्स भी बनाने आ गया, तो उनका जो आयरन था वो बड़ी ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाता था और उसका यूज़ करते थे वेपन्स बनाने में, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया था। तो कहीं ना कहीं उनको अब हॉर्स भी मिल गया है, कहीं ना कहीं अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हॉर्स, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वॉर लड़ने के लिए, ऑब्वियसली वेपन है। और सेकंड चीज़ क्या है आपकी व्हीकल क्या कि आप किस तरह से आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। तो सेकंड चीज़ क्या है, घोड़े, ओके, उनके पास दोनों सबसे जो एफिशिएंट चीज़ें जो दोनों थी वो मिल गई थी। ओके, सो मतलब ऐसा हो गया कि दुनिया के सबसे अपने 11 टॉप प्लेयर रख दिया कि टीम में, तो वैसा वाला हो गया कि अभी आपके पास सब कुछ है और आपको ऑब्वियसली आपको फिर कोई नहीं रख सकता। Another factor responsible for the success of Turkish warrior was Ghazi spirit. This was seen in the first time in the Western India when Turkish warrior had a constant fight way against the non-Turkish nomadic warriors called Turkmens or Turkomans. Okay, so यहाँ पर एक और भी रीजन है इनके जो रीजन से जो जीतने का, ठीक है, कौन सा, सो एक और भी रीजन माना जाता है जो कहीं ना कहीं जो इनकी सक्सेस के लिए माना जाता है, जो सेंट्रल एशियन जो ट्राइब्स है, जो टर्किश वारियर्स के, वो है गाजी स्पिरिट, ठीक है। गाजी का मतलब क्या होता है, गाजी का मतलब सोल्जर। सो जैसे बात करें अगर आप हमको कई मूवीज में हमने देखा गया कि जब जो कहीं ना कहीं जो बाहर से टेररिस्ट रिपोर्ट किए जाते हैं तो उनको ऐसे बोलते हैं कि वो जिहाद कर रहे हैं जाते, लेकिन हमको क्योंकि उनको कहीं ना कहीं गलत मतलब पढ़ाया होता है
उनके जो आगे उनके जो मास्टर्स होते हैं, उनके जो आका होते हैं, ठीक है। सो वो गलत मतलब तरीके से उनको मैनिपुलेट करके इतने ज़्यादा कि उनके अंदर उनको भड़काया जाता है कि कहीं ना कहीं वो मर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस लेवल का उनकी जो डोमिनेंस होती है। हालांकि जिहाद का मतलब कुछ हो रही है, अभी हम इतने छोटे टाइम का कोई इतने बड़े बड़े मतलब उसके समझ नहीं है, ठीक है। लेकिन किस तरह से जो उनके जो वो टीचर्स हैं या फिर वो कुरान के नाम पर या और बड़े बड़े शब्द लेके दूसरों को मैनिपुलेट कर देते हैं और मतलब इस लेवल का भड़का देते हैं कि कहीं ना कहीं अपने के लिए मरने के लिए तैयार हो जाए। सो इसलिए इसका स्पिरिट आ जाता है अंदर से, रीजनलिज्म एक ऐसा है, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे बात करें आज के इंडिया की, तो देशभक्ति की बात करें तो हर एक इंडियन अगर कोई बात छोटे से छोटा बच्चा डरता होगा किसी चीज़ से या फिर वो करे, या फिर बात करें अगर छोटे मोटे चीज़ों से कुत्तों से, लेकिन अगर बात करें देशभक्ति की, जब हम सुनते हैं नेशनल एंथम 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, ठीक है। सो हमारे अंदर एक गूज बम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, एक स्पिरिट आ जाती है कि हम भी कुछ अपने देश के लिए करेंगे। जब हम बात करते हैं आर्मी की, अपनी इंडियन आर्मी की, जब हम देखते हैं बॉर्डर मूवी, सो हमारे अंदर भी एक स्पिरिट आती है कि हमको भी ऐसा कुछ करना चाहिए। सो वही वाली स्पिरिट होती है गाजी स्पिरिट, ठीक है। इनको भी जो इनके लीडर थे वो टाइम टू टाइम हमेशा मोटिवेट करते थे। उनकी जो इस गाजी स्पिरिट थी, जो वन ऑफ द कहीं ना कहीं रोल प्ले करती थी जो इनको हारने देते। अगर बात करो बाहुबली मूवी में, जब बाहुबली द बिगिनिंग में, जब फर्स्ट में जब वो पूरी सेना हार जाती थी, लेकिन बाद में उनको उनका जो हीरो मेन बाहुबली है वो मोटिवेट करता है कि कौन उनको मारेगा वगैरह, टाइम उसका डायलॉग से उसके बाद किस तरह से उन्हें मोटिवेशन आ जाती है, फिर वो वापस लड़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये होती है स्पिरिट की, मतलब कोई अंदर आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दे या आप अपने मरने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। सो गाजी का मतलब भी होता है सोल्जर, ओके। सो ये था 3 रीजन। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया अच्छे से कि किस तरह से जो गाजी थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल क्यों हो गए, वो किस तरह से वो रूल में है। क्योंकि वहाँ पर हम देखेंगे कि सेंट्रल एशिया में पहले से भी बड़े ज़्यादा ट्राइब्स थे जो पहले से बड़े से ज़्यादा एम्पायर थे, लेकिन बाद में जो गाजी आए उन्होंने किस तरह से सेंट्रल एशिया में ले लिया। अभी गाजी आए, ठीक है, गोरी नहीं आया हुआ है। गाजी इनरोड्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। सो कभी हम देखेंगे किस तरह से मतलब गाजी का जो यहाँ पर जो कंक्रेर हो गया, ठीक है, किस तरह से एरियाज के अंडर कंट्री है। द हिंदू शाही किंग ऑफ अफगानिस्तान अलाइड विद फॉर्मर समीर गवर्नर ऑफ गाजी पार्टी एम्पर नियर मुल्तान एज वेल एज मुस्लिम अमीर ऑफ मुल्तान टू प्रोटेक्ट देयर बॉर्डर एंड टेरिटरीज, ठीक है। सो यहाँ पर बात करें आज के टाइम के अफगानिस्तान में, यहाँ पर तालिबान है, ठीक है, जो मुस्लिम रूल है। ऐसा नहीं उस टाइम ऐसा नहीं था कि उस टाइम यहाँ पर भी हिंदू रूलर्स होते थे, जैसे हमने बात किया, ओके। सो कहीं ना कहीं उस टाइम के जो हिंदू रूलर थे उसने उधर के जो पहले वाला डायनेस्टी चलती है, जो पहले वाले एम्पायर उनके जो गवर्नर उनके साथ कहीं ना कहीं लाइन बनाए हुए थे और कहीं ना कहीं उसने बोला था कि आप मतलब मैं आपको बड़ा टैक्स पे करूंगा और आप हमारी ऑब्वियसली टेरिटरी को प्रोटेक्ट करोगे। ऐसे बाद में भी अगर बात करें वैसे कि तो इंडिया के जो रूलर्स हैं या फिर जब और भी कोई छोटे रूलर्स होते हैं, अगर ब्रिटिशर्स के टाइम की बात करें तो वो छोटे छोटे टेरिटरीज होते, ब्रिटिशर्स को टैक्स क्यों देते हैं? ये टैक्स इसलिए देते थे कि ताकि जब हम पे कोई अटैक करे तो ब्रिटिश आर्मी आए और हमको सपोर्ट करे, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी के पास ऑब्वियसली गन पाउडर है, ओके, तोप्स वगैरह टैंक्स वगैरह है। सो ये वाले टेरिटरी ब्रिटिश को टैक्स देती थी कि हम आपको टैक्स दे रहे हैं, जब आपको कभी मुसीबत हो या फिर आप हमारे साथ होगे। सो ऐसे ही इसने क्या था, हिंदू के जो रूलर्स उसने उधर के जो पहले वाली डायनेस्टी थी उसके साथ हाथ मिलाया हुआ था और कहा था कि अगर कभी हमको जरूरत पड़े तो आप हमारी टेरिटरीज को बचाओगे, ओके। सो अब देख रहे हैं कि यहाँ से गोरी उसके टेरिटरी की तरफ आ रहा है। They helped the Hindu Shahi ruler named Jaipala since they were constantly persisted with by slave raids of the invaders of Ghazni. Consequently, by the end of 10th century, Zabulstan and Afghanistan were already conquered. The conquest of these areas laid the foundation of Turkish inroad in India. Okay, अब यहाँ पर बात करें अगर इंडिया की, तो हमने खैबर पास के बारे में आपने नाम सुना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर नॉर्थ में अगर बात करें तो एक मिनट नॉर्थ का बना रहा हूँ, आई होप कि सब समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर बात करते हैं, ये इंडिया का नॉर्थ का आता है पार्ट आता है, ओके। सो कश्मीर जहाँ पर यहाँ से अफगानिस्तान का कहीं ना कहीं छोटा छोटा टुकड़ा पार्ट, मतलब यहाँ से पाकिस्तान शुरू होता है। सो यहाँ से खैबर पास आता है, ठीक है। हम देखते हैं कि बड़े ज़्यादा जो इन्वेजन है, जो मैक्सिमम टाइम की जो इंटरफेरेंस है वो यहीं से की गई है, ठीक है। सो यहाँ पर खैबर और हिंदू कुछ पर्वत भी यहीं पर है, ठीक है। सो इस तरह से हमने देखा कि कहीं ना कहीं जब उसने इस अफगानिस्तान जहाँ पर हिंदू टेरिटरी हिंदू रूलर की स्थापना हुई थी, उस हिंदू एम्पायर था, उसने उसको कनकर कर दिया और कहीं ना कहीं अब उसकी जो भारत आने के लिए जो रास्ता है वो खुल गया हुआ है और अब उसका नेक्स्ट टेरिटरी कौन सी है, उसकी नेक्स्ट टेरिटरी जो नेक्स्ट नजर वो इंडिया है, ओके। Further, Ghazi rights were continued since 1999 see by Muhammad Ghazni, who is also known as Muhammad bin Sabakudi, ठीक है, Sabakudi successor. Interestingly, the title Muhammad Ghazni is not found on his coin, which simply designate him as Amir Muhammad, nor was it given to him by the Caliph. He described this title based on the conquest of Persia and he fought a furious battle against Jaipala in 1001 CE. It was battle of cavalry and skillful military tactics. Jaipala was severely routed by Muhammad forces and his capital of Peshawar was devastated. So यहाँ पर ये बात कर रहा है कि जो गजनी है जो 1999 तक उसका 999 तक सॉरी 999 तक उस सी तक उसका जो अटैक्स वो कंटिन्यूसली चलता रहा और हमने देखा कि जो कहीं ना कहीं ओवरऑल ऑल ओवर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पार्ट है आजकल का जो प्रेजेंट टाइम का जो पाकिस्तान है उतना एरिया उसका कंट्रोल में आ गया, वो कहीं ना कहीं वो इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। और हमने देखा कि जो उसका जो टाइटल है जो गाजी है उसको जो खलीफा ने नहीं दिया। हमने देखा कि जो खलीफा की इंपॉर्टेंस है ओवरऑल जो आल मुस्लिम जहाँ तक मुस्लिम एम्पायर फैला हुआ है उसका जो एक मेन हेड जो मेन लीडर जो मेन गुरु है वो कौन होता है, खलीफा होता है, ओके। सो उसने अपने आपको खुद दिया था, क्योंकि जब उसने जो बैटल्स जो बड़ी ज़्यादा बैटल्स लड़ी थी जो विक्ट्रीज थी उसके हिसाब से उसने आपको टाइटल दिया था गाजी। गाजी का मतलब होता है सोल्जर, ओके। सो
He was succeeded by his son Anantpal, ठीक है, who continued to challenge Turkish states in his territory. Before entering Punjab, Muhammad still had to contend with Anantpal force near the Indus. After tough interference in army conquered Upper Indus in 1006, the Punjab province was finally won by 3 years later in the Charch Plain of the Eastern Indus zone. He was forced to sign a treaty with Ghaznavids in 1010 CE and shortly a year लेटर डाइड नेचुरल डेथ। ओके, सो यहाँ पर ये बात बताया कि अब जो यहाँ पर जयपाल है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ये महमूद से हार गया, ठीक है। सो यहाँ पर अच्छा नॉर्मली यहाँ पर बात ये हो रही है कि जब मोहम्मद जो गजनी है वो इंडिया की तरफ आ रहा है और उसने जयपाल का जो टेरिटरी है जो अफगानिस्तान का है वो हरा दिया, ठीक है। सो जयपाल यहाँ पर क्या करता है, शर्म के मारे वो हार जाता है, वो सुसाइड कर देता है। ओके, सो उसके बाद उसका जो बेटा प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा होता है और कहीं ना कहीं अपने पिता के मौत का बदला चाहता है। सो वो भी चाहता है कि वो गजनी को हराए। सो इसने भी 3 साल रुका क्योंकि इसके पिता को उसने कब हराया, उसने 1001 में हराया, लेकिन जब उसके बाद जो उसके पास जो कहीं ना कहीं छोटा एरिया टेरिटरी बचा हुआ था लास्ट टाइम तक इंडिया के इस पार्ट का। सो इतना टेरिटरी अब गजनी के पास इतना जो कहीं ना कहीं बचा, तो इतने टेरिटरी में भी इसने उसके लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पेश किया, कहीं ना कहीं रुकावट पैदा की और काफ़ी साल तक 3 साल तक इसको रोका। और उसकी 3 साल की मेहनत के बाद किसकी, गजनवी और अब इसके बेटे जयपाल के बेटे अनंतपाल के बीच लड़ाई हो रही है। ओके, सो 3 साल की फाइट के बाद ऑब्वियसली अभी इतना बड़ा बंदा है जो गजनवी जितने बड़े बैटल स्टडी है थोड़ी वो करेगा। ओके, सो अनंतपाल को हराता है और किस तरह से उसका जो पंजाब प्रोविंस है वो भी अपने अंडर ले लेता है। और उसके बाद फोर्सेबली 1010 सी में हमको देखने को मिलता है कि वो एक दूसरे ट्रीटी साइन करवाता है और उसके बाद वो 1 साल के बाद जो जयपाल है अनंतपाल वो मर जाता है। ओके, The Bhimghat Fort, also called the Riasi Fort, as it is located near Riasi, which is a town at bank of river Chenab at the northwestern of present-day Jammu, was also captured by Anandpal, also allowed to rule over Punjab and Muhammad's territory. However, in 1015 CE, Muhammad even annexed Lahore to extend his empire after the Jhelum River. However, Muhammad's desire to conquer Kashmir remained unfulfilled with the defeat of his forces in 1015 CE due to unfavorable weather condition in his and this was first defeat in India. This is how Mahmud made his way towards India by conquering eastern Afghanistan and Punjab and Multan. Next lines, he aims to acquire wealth through the raids in the Gangetic Plains. Okay, so यहाँ पर देखो मिलता अच्छा ओवरऑल देखो बंदे ने एक कलेन सामने कितना कुछ कर दिया हुआ है। ओके, सो सबसे पहले एक बार वापस रिव्यू करके इसकी स्टोरी इसमें बताइए कि किस तरह से कनकर किया। ओके, सो नॉर्मल स्टोरी पड़ता है कि जब मोहम्मद गजनवी की बात करें तो वो एक टर्किश था, उसका जो सेंट्रल लेवल पे जब हम देखते हैं कि जो सेंट्रल एशिया में भी सैमुनिड्स जो डायनेस्टी वो चल रही है कहीं ना कहीं, लेकिन हमको देखने को मिलता है कि उनके साथ फाइट होती है, किसकी, मोहम्मद गजनवी की सैमुनिड डायनेस्टी के साथ फाइट होती है। और हम देखते हैं कि बड़े ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जीता था। सबसे फर्स्ट है फाइनेस्ट ब्रीड्स, अब इसके पास हॉर्सेज हैं, ठीक है। सेकंड क्या फैक्टर था, सेकंड फैक्टर था कि कहीं ना कहीं जो ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन्स है। क्यों ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ बैटल, क्योंकि जो इसकी जो टेरिटोरियल एरिया है, जो टोपोग्राफी जिस एरिया में ये रहते थे, कहीं ना कहीं वहाँ पर मेटल जो था वो रिच फर्टिलिटी किस में था, मतलब उस मिट्टी में क्या ज़्यादा अवेलेबल था, मेटल हमको देखने को मिलता है, आयरन ज़्यादा इजी अवेलेबल था। थर्ड क्या था, स्पिरिट ऑफ गाजी, ठीक है, स्पिरिट ऑफ गाजी हमको देखने को मिलता है, ये भी एक रीज़न था इसकी जीतने का। सो ये रीज़न था जिसकी वजह से ये जीत जाता है। उसके बाद ये जब ये आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो ये अफगानिस्तान के एरिया में जब हमको देखने को मिलता है कि इसको जयपाल जो एक इंडिया का जो हिंदू रूलर होता है वो मिलता है। सो ये इसकी उसके साथ फाइट होती है और 1001 में, ठीक है, 1001 सी में, और उसके वो हराता है। उसके बाद 1001 सी के बाद ड्यू टू ह्यूमिलेशन वो अपने को सुसाइड कर देता है। उसके बाद उसका बेटा जो है उसको 3 साल तक रुकता है 103 तक। ओके, उसके बाद 1003 में जो इसका बेटा अनंतपाल है ये गजनवी इसको भी हरा देता है, और उसके बाद पंजाब प्रोविंस को भी अपने अंडर अनाइज कर लेता है। और हम देखते हैं कि जो अनंतपाल का जो टेरिटरी थे वो इन जम्मू कश्मीर का जो फोर्ट है भीमगढ़ फोर्ट है, जो आज के टाइम का प्रेजेंट जम्मू में, जो कि जम्मू जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, रियासी डिस्ट्रिक्ट किस नदी के किनारे पड़ती है, ऑब्वियसली रावी के किनारे पड़ती है, ठीक है, सॉरी चिनाब के उधर पड़ती है, ठीक है। सो वहाँ तक इसने अपना टेरिटरी किया हुआ था, ठीक है। सो उसके बाद हम देखते हैं कि इससे भी खुश होकर उसने अपना साउथ में गया और वहाँ पर लाहौर जाके लाहौर तक अपना मुल्तान तक अपना टेरिटरी एक्सपेंड कर दी थी वो मोहम्मद गोरी ने। उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो आगे बढ़ता रहा कश्मीर की साइड तो ड्यू टू अनफेवरेबल वेदर कंडीशन हमको देखने मिलता है कि कहीं ना कहीं जो कश्मीर का जो मौसम है होता है वो हाल होता है, कहीं ना कहीं वो सर्द गर्म होता रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी टोपोग्राफी अलग है बाकी उस एरिया से। सो वेदर कंडीशन से उसके जो सोल्जर्स है उसकी कहीं ना कहीं सेहत खराब होगी या फिर और रीजन हो गए, उसकी वजह से इसको अपना स्टेप बैक लेना पड़ा, ठीक है। The strength and the scale of his successful military campaigns do not believe and undermine the difficulties faced by him and his troops while coming, and even more while returning. His forces were led astray by the fierce guides and substantial number of men perished in the desert due to scarcity of water. Those who survived fell into the hands of the auspicious Jats and salt revenge, who hassled the exhausted soldier, and they toiled homewards, laden with an item of loot. Before the year was over, Mahmud led his troops for the last time into India and punished the authentic protesting forces. According to sources, he built a fleet of Multan with the spikes and rams and placed 20 artists with the Fatah bomb on each of 1400 boats, conferring the engaging of opposed army of Jats 4,000 in number of strength. By the raining of Natpaga, he sank or burnt their vessels. However, these details could be
fabricated or executed because firstly there could never be many boats of upper Indus and sea. Secondly, the mountain tribes were not usually adept in fighting naval wars. Taking revenge from the Jateshwars by the way of land or water cannot be said with the rains. He returned Ghazi where he died for 4 years later in 1030. ओके, सो नॉर्मली यहाँ पर ये बता रहा है कि किस तरह से जब गजनवी वापस चला गया था कश्मीर की तरफ कश्मीर से स्टेप बैक ड्यू टू वेदर कंडीशन हो जाते हुए उसको बहुत सारा लॉस झेलना पड़ा, क्योंकि जब उसकी जो सेना थी उसकी बुरी कंडीशन हो गई थी, जब वापस जाते हुए भी उस पर बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए थे किंग्स ने। अब उसकी जो सेना थी वो इतनी लड़ने की हालत में नहीं देखने को मिलती थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको ये बहुत ज़्यादा दिल में लगी चोट, उसने उसको रिवेंज लेने के लिए सोचा और उसने अपनी सेना जो एक बार वापस लाई इंडिया में और उन सभी लोगों को पनिश करने के लिए कि एक टाइम का मतलब उसका एरिया ही था इतना, तो उन्होंने उस पर वापस अटैक किया था जिन पे उसने जिन 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 लोगों ने मोहम्मद गजनवी पे अटैक किया था उसके सोल्जर्स पर अटैक किया था, तो उनसे बदला लेने वापस आए थे इंडिया में और कहीं ना कहीं उनसे बदला लिया था अपने इतने लोगों के साथ। और हमें देखने मिलता है कि जो उनके जो 1400 बोट्स थी उनको तबाह कर दिया था, उनके जो और भी ज़्यादा नेवल इक्विपमेंट्स है उनको भी। लेकिन हमको ये बात कहीं ना कहीं से कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ऐसा माना जाता है कि जो ट्राइबल्स है वो जो नेवल वार में थे इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थे, सो ऐसा हो नहीं सकता कि उन्होंने उसके साथ नेवल वार की होगी, तो इस बात के कोई सबूत नहीं मिलते। और दूसरी बात है कि अगर बात करें उसकी तो अगर बात करें जाट्स की, तो अगर उसने जो जाट्स का बदला लिया था सो ये भी पूरी अच्छी तरह से नहीं कहा जाता, कोई इसका बात अभी तक सबूत नहीं है या फिर श्योरिटी नहीं है हिस्टोरियंस को, ठीक है। सो ये बात मानी जाती है। उसके बाद वो चला गया था वापस गजनी वापस चला गया था, ठीक है। उसके बाद जहाँ से 4 साल के बाद वो मर जाता है, ठीक है। वो कब मरता है 1030 में, ठीक है, 1030 में। He was a bold warrior who had great military capabilities and political achievements. He had turned a small state of Ghazni into vast and wealthy empire comprising most of parts of present-day Afghanistan, eastern Iran, northwestern parts of India subcontinent. Apart from his tale scale, and he was a patron of Persian literature and with the empire, taking care from the cultural center of Samand Bhakhara and Khurasan. He transformed Ghazni into a center of Persian learning by inviting poets and writers like Firdausi, Al-Bruni, Urzani, Unsari. Such display of pompous and show by him and grandeur maintained in the state of Ghazni was made possible most due to the wealth and ascent by the plundering raised in India. So यहाँ पर एक बात कर रहा है कि जो कि गजनी में था ऑब्वियसली माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बहुत ज़्यादा पावरफुल ये रूलर था, ठीक है, क्योंकि चाहे उसने इंडिया में बहुत सारे लेट मारे लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्वियसली पावरफुल था, इसलिए उसने इंडिया के इतने पार्ट को कंकर के ऊपर बात करें उसकी तो आज का प्रेजेंट डे का अफगानिस्तान पूरा, ठीक है, ईस्टर्न ईरान, ठीक है। और उसके बाद करें नॉर्थ वेस्टर्न के इंडिया के कुछ पार्ट्स को, जो कि एक पहले गजनवी एक छोटी सी टेरिटरी थी लेकिन छोटा सा एम्पायर उसने इसने उसको इतना बड़ा बना दिया था, ठीक है। सो ये भी देखा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से इसने जो अपनी जो वेल्थ थी वो उसको अपने एम्पायर में लगाया, क्यों वेल्थ करना चाहिए थी। इंडिया में इतनी बार इसने रेट्स मारी है कि इंडिया के हर बार के इसमें इसने इतनी लूट पाट में चाहिए, ठीक है। सो उसने देखो अपने कोर्स में अपने एरिया में अपने एम्पायर में इतने पॉइंट्स को भी बुलाया था, ठीक है, लिटरेचर के लिए। फॉल ऑफ गजनवी एंड राइज ऑफ गुरीस इन द सेंट्रल एशिया एंड द इंडिया। सो ऑब्वियसली अब हर को पता है कि हर एक कभी ना कभी दिन आ ही जाएगा, चाहे जितना से बड़ा एम्पायर, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि बड़े से बड़ा एम्पायर बड़े से बड़ा रूलर है कभी ना कभी अंडा ही जाएगा। सो गजनवी था जो इसका इतना बड़ा जो गाजी को इतनी छोटी टेरिटरी को इसने इतना बड़ा बनाया था, उसका टाइम आ गया एक दिन, ठीक है। सो इट वाज सीन दैट डिस्पाइट द अमाउंट ऑफ वेल्थ प्लंडर फ्रॉम इंडिया मोहम्मद कुड नॉट बिकम अ गुड एंड कैपेबल रूलर। ही बिल्ट नो लास्टिंग इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट एंड हिज रूल आउटसाइड गाजी वाज tyrannical. Perhaps this was the reason as to why Ghaznavid historians Utbi said in reference to Khorasan when it was under the sway of मोहम्मद। चूँकि यहाँ पर बताया कि जो मोहम्मद गजनवी था माना कि वो कहीं ना कहीं उसने टेरिटोरियल एक्सपेंशन अच्छी की थी, उसने बैटल्स लड़ी है, वो पावरफुल था, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक अच्छा रूलर साबित नहीं हो पाया क्योंकि उसने ना कोई इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किया, ना कोई आर्किटेक्चर एस्टैब्लिश किया, ठीक है, ना कोई और का काम किया अपनी जनता के लिए, सिर्फ टेरिटोरियल एक्सपेंशन की और लूट पाट में चाहिए। सो इसको लुटेरे और उसमें कोई फर्क नहीं था। An unexpected rise of Ghurids at the small and isolated province of Ghur located between the Ghaznavid Empire and that of Seljukids was an unusual development in 12th century. It was one of the least developed regions of the present-day territory of Afghanistan. It lay west to the Ghazi and east of Herat province in the fertility valley, Herat River in the western Afghanistan. Since it was a hilly tract of land, main occupation was mostly cattle rearing or agriculture. He remained a pagan region surrounded by Muslim principality. However, it was Islamized by Ghaznavids in the late 10th and 11th century. So यहाँ पर ये बता रहा है कि किस तरह से जो गजनवी है कहीं ना कहीं उसके इतना ज़्यादा रूलर नहीं चल पाया। उसके बाद गजनवी के बाद ऑब्वियसली जब वो मर गया तो उसके सक्सेसर इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं रहे होंगे। और हमने देखा कि हिस्ट्री सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका जो किंग है वो पावरफुल नहीं है तो दूसरा वाला वो ले लेगा। सो यहाँ पर जैसे ही गजनवियों का डाउनफॉल होता है तो गोरीज का राइज हो जाता है, ठीक है। समझो गोरीज जो है वेस्ट अफगानिस्तान की छोटा सा टेरिटरी एक पार्ट दे बाद में वो जो कि कैटल रह रहे हैं जो भेड़ वगैरह चलाते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह से कि साथ उनका राइज हो जाता है एक ही साथ में, ठीक है। इंस्टेंटली वो राइज करना स्टार्ट कर देते हैं। 10th सेंचुरी के टाइम पे जब उन्हें इस्लाम को पूरी अच्छी तरह से प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं और 10th और 11th सेंचुरी में इस्लाम को स्प्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं और ये गोरी की जो टेरिटरी उसको भी कंकर कर लेते हैं और अपना टेरिटरी एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। The Ghurids rulers of Shahnabadins were humble pastoral chiefs. They tried to make themselves supreme in the 12th century by intervening in the Herat when its governor had rebelled against Seljuddin named Sanjar.
ठीक है। सो ये यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस तरह से जब जो उसका जो वहाँ का जो पहला रूलर, सो जब गोरी का जो मोहम्मद जो गोरी है, ठीक है, उसके जो उसके जो जब टेरिटरी राइज करना स्टार्ट करती थी, तो उसने जो गजनवी के जो पहले वाले रूलर्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी, जो उसके जो ओवरऑल लोकल लेवल पे चीज थे, जो उसके गवर्नर थे, उनको एनेक्स करना स्टार्ट कर दिया, उनकी जो टेरिटरी एनेक्स करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पर अपने बंदे बिठाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 12th century के आसपास क्या है, फिर उसने ओवरऑल कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। फर्दर एज गजनीज फेल्ट थ्रेटन बाय दिस एक्ट ऑफ गोरीज, दे कैप्चर्ड एंड पॉइजनड द ब्रदर ऑफ गोरीज एम्परर अलाउद्दीन हुसैन शाह। सब्सिक्वेंटली ही कैप्चर्ड गजनी बाय डिफीटिंग एंड गजनवी रूलर बहमान शाह। द सिटी ऑफ गजनी was plundered and thoroughly destroyed. For the same reason, Alauddin was given the title of Jahansojan, world burner, the maker of fall of Ghaznavis and rise of Ghorids, ठीक है। सो हमको देखने को मिलता है अब इस तरह से जो गजनवी, सॉरी जो गोरी है, ठीक है, गोरी है वो राइज कर रहा है, अब गोरी से राइज कर रहा है, लेकिन जो हम देखते हैं जो गजनवी मोहम्मद गजनवी तो मर गया है, उसका जो सक्सेसर वो इतना ज़्यादा वीक, इतना पावरफुल नहीं है। सो उसका जो वो डर गया हुआ है, अब वो डर गया कि भाई हमको भी आके मुझे कहीं ना मारने ले, हमारा टेरिटरी लेने ले। सो क्या करता है कि वो जो मोहम्मद गोरी है उसका जो भाई है उसको पकड़वा लेता है, उसको किडनैप करवाता है और उसको जहर देता है। सो इससे ये बात सुन के जो मोहम्मद गोरी है, जब उसको पता लगा, उसका दिमाग खराब हो गया पूरी तरह से, बहुत बुरी तरह से उसको गुस्सा है, उसने जो मोहम्मद जो ये गजनवी का जो रूलर था, कौन था, अलाउद्दीन हुसैन शाह, उसको पकड़ा और उसको भी मतलब मार दिया। और उसके बाद उसकी जो टेरिटरी थी, उसकी जो सिटी थी, उसको जला दिया था पूरे, इसलिए उसको टेरिटरी को उसको इसलिए उसी टेरिटरी को क्या बोलते हैं, सॉरी मिस्टेक होगी, ठीक है। सो यहाँ पर ये हुआ कि जब गोरी राइज हुए ना, तो गजनवीज जो थे वो थ्रेट हो गए। सो गजनवी के जो किंग था उसका अभी तो नाम नहीं पता मुझे, सॉरी। सो गजनवी का जो किंग था उसको थ्रेट हुआ और उसने गजनवीज ने जो गोरी का जो किंग था, गोरी का किंग कौन था, अलाउद्दीन हुसैन शाह, वो अलाउद्दीन हुसैन शाह के जो भाई था उसको जहर दे दिया। सो अलाउद्दीन हुसैन शाह को इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, तकलीफ हुई और उसने गजनवी के किंग को मार दिया और उसकी पूरी सिटी को तबाह कर दिया। इसलिए हम अलाउद्दीन हुसैन शाह को माना जाता है जहां सोई, मतलब वर्ल्ड बना, पूरे सिटी को जला दिया था, वो खत्म कर दिया था। और इससे हमको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं से इससे डाउनफॉल मतलब खत्म हो गया, तबाह हो गया, गजनवी खत्म हो गए हैं और गोरी ऊपर आ गए, ठीक है। सो ये थी यहाँ पर नॉर्मल अभी तक की किस तरह से जो वहाँ पर इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। उसके बाद अभी बाद में इंडिया में अपना रूल एस्टैब्लिश करेंगे, वो अलग बात है, ठीक है। सो ये बात चल रही है। आप जब यहाँ पर बात करें कि इंडिया की क्या लोकेशन है, इंडिया की देखते हैं कि क्या हालत है उस टाइम की, क्या चल रही है पॉलिटिकल लोकेशन इंडिया की। ओके, पॉलिटिकल जोग्राफी ऑफ नॉर्थ इंडिया अर्ली 20th सेंचुरी, हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर दो टेरिटरीज जो लड़ रही है दूसरे के लिए, कि इंडिया में आने के लिए, इंडिया में एक्सेशन करने के लिए, पावर करने के लिए, जो बाद में पावर करेंगी। सो यहाँ पर क्या चल रहा है उस टाइम इन द 12th century नॉर्थ इंडिया सॉ द सेम डिsunity between their Rajput states that was evidence in the 11th century during Ghaznavi's raids. One of the powerful state of period was Chauhans, and he tried to expand his territory toward Delhi, Mathura, Gujarat, Rajput, etc. The Chauhan king Vijayahara conquered Chittor and also Delhi from the Tomar monarch in the 1151 CE, and he tried to annex the area between the Delhi and Hansin as well, in which a dispute zone the Tomars and the Ghaznavids, the Chauhan faced the Ghaznavids raids. ओके, सो यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो 12th सेंचुरी के टाइम पीरियड पे हम देखने को मिलता है कि नॉर्थ इंडिया में दो रूलर्स के बीच में डिसयूनिटी है, सबसे बड़े से पे यही हो रहा है, ठीक है। इन दोनों इन सबके बीच अपनी ही डिसयूनिटी नहीं है, तो बाहर के लोगों से क्या लड़ेंगे। ओके, सो आज के टाइम पे इसलिए अगर किसी को भी सक्सेसफुल होना था, ऑब्वियसली यूनिटी इज अ मस्ट है। हम देखते हैं कि मुस्लिम या फिर बुद्धिज्म में भी इतनी ज़्यादा डिसयूनिटी नहीं होती है ऑन द बेस ऑफ कास्ट वगैरह, और या फिर और भी सोशलिटिकल, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बड़ी ज़्यादा यूनिटी होती है। ओके, सो यहाँ पर देखने की यहाँ पर राजपूत के बारे में बीच लड़ाई हो रही है कि एरिया को गन करने के लिए। हमको देखने को उस टाइम की जो सबसे बड़ी डायनेस्टी है, जो सबसे बड़ी कास्ट है, वो कौन सी चल रही है, वो है चौहान, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल आए हैं। उसके जो किंग विजय उसने दिल्ली तक अपना कैंकर बना दिया और कहीं ना कहीं और टेरिटरीज को अपना एरिया अटैक में लाना चाहते हैं। सो ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ अटैक में करेंगे, लड़ाई होती रहेगी, सोल्जर्स खत्म होते रहेंगे और जो दूसरे बच्चे हैं वो वीक होते रहेंगे। सो बाहर का जब बंदा आएगा और उसको इन पर अटैक करने में आसानी होगी और वो जीत जाएगा, ठीक है। Prithviraj III, popularly known as Prithviraj Chauhan or Rai Pittora in folk legends, was most prominent and reputed emperor of this dynasty. He ascended the throne possibly at the age of 16 and rapidly expanded his empire in Rajputana. Many of petty Rajput states were conquered. He also led the expansion toward the Chandela, Khajuraho and Mohaba. ठीक है, तो हम देखने को मिलता है कि जो इस डायनेस्टी उसके बाद जो इस डायनेस्टी का वन ऑफ द मोस्ट फेमस किंग कौन है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को देखने को मिलते हैं। इसमें एक मूवी भी है अक्षय कुमार की। ओके, उसमें हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से जो पृथ्वीराज चौहान है उसकी जब बैटल ऑफ टेराइन होती है मोहम्मद गोरी से, तो फर्स्ट बैटल ऑफ टेराइन कब होती है 1191 में, ठीक है। सो उसमें जब उसको हरा देता है तो निहत्थे पे वार नहीं करते वगैरह, उस पर छोड़ दिया, इसलिए उसको उसके बाद सेकंड 1192 में जब वो आया तो उसने पृथ्वीराज चौहान को ही पकड़ लिया और वो कर लिया, ठीक है। सो ये भी एक रीजन था कि कहीं ना कहीं उसके प्रिंसिपल्स थे राजपूत के। सो बाद में पढ़ेंगे हम के रीजन क्या था डाउनफॉल के लिए। सो यहाँ मैं बताऊँ कि जो चौहान डायनेस्टी है वो एक जो प्रोमिनेंट लेवल पे थी, ठीक है, उस टाइम की, लेकिन कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेशन चल रही थी रूलर्स की टेरिटरी को लेके। ओके, सो यही पॉलिटिकल कंडीशन थी इस टाइम की वहाँ पर नॉर्थ इंडिया में 12th सेंचुरी के टाइम पे। एज हैड बीन विटनेस 11th सेंचुरी, द चंदेलास फॉर्म द मोस्ट पावरफुल states winning in the north and central regions of India. They had proud history of giving fight even Ghaznavids. The battles of famous warriors Allah and Udal who died fighting saving Muhabba from the Chauhans have been mentioned and extolled the literary pieces of Prithviraj Rasu and Alkhandra. However, since these works were written much later, they are noticed and noted by the historians. Nonetheless, what worth believing in that reality, Chandelas were thoroughly defeated by Chauhans. Their letter was also inspiration about the defeating of their old naval Chalukyas of Gujarat, but
डू नॉट अवेलेबल हैंसफुल दे ट्राई टू फुलफिल द सेम एम्बिशन ऑफ गंगा वैली एंड द पंजाब। ठीक है, सो यहाँ पर जाकर बात करें जो चौहान से उनकी जो कहीं ना कहीं वो टेरिटरी एक्सपेंडेशन की जो पॉलिसी वो बढ़ती जा रही है वो यहाँ जा रही है। हम देखने को मिलता है कि जो दो वो देखने मतलब चांदीलास में जो लाहौर जो उधार है उन्होंने जो टेरिटरी सो मुहाब को बचाने के लिए चौहान के साथ अपनी जान गंवा दी थी। ठीक है, सो उन्होंने बहुत ही अच्छे फाइटर थे, बहुत ही अच्छा टाइप फाइट दी उन्होंने भी चौहान को हराने के लिए, लेकिन लास्ट में देखने को चौहान जीत जाते हैं और उन्होंने वो एरिया को भी कंकर कर लिया होता है। ओके, सबको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं ऑब्वियसली चौहान भी कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े वीक हो गए हैं, क्योंकि चौहान कभी वीक नहीं हुआ, ऐसा बात नहीं कि वीक हो, बट ये डिसयूनिटी आ गई है हमारा। ऑब्वियसली आपको देखने को मिलता है कि जो दुश्मन है वो हम बात करें ऑब्वियसली पृथ्वीराज चौहान के जो पृथ्वीराज चौहान का जो चौहान को एक लड़की से प्यार हो जाता है। ठीक है, उसका एक्चुअली मैं नाम भूल गया हूँ, सॉरी अभी, उस क्वीन का। उसके बाद उस क्वीन का जो फादर है, ठीक है, वो भी मोहम्मद गोरी के साथ हाथ मिला देता है। सो एनिमी वो भी उसके एनिमी के साथ हाथ मिला देता है। सो कहीं ना कहीं पोलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, तो ये भी रीजन बन गया उसके हारने का। सो ये उसके हारने का। सो मैं बता रहा हूँ कि चौहान जो है उस टाइम पे डोमिनियंस में थे और कहीं ना कहीं ये डिस्यूनिटी भी हो रही थी, क्योंकि मैच ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कंकेयर करने के चक्कर में ज़्यादा दुश्मन बन रहे थे। ठीक है, सो ये थे उस टाइम की पॉलिटिकल जोग्राफिकल लोकेशन में कि कहीं ना कहीं ओवरऑल जहाँ से हम बात करें अगर पंजाब के इस इलाके से यहाँ से इन्वेजन होनी है ना, सो यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन चल रही है, फाइट चल रही है एरिया के लिए। सो गोरी के लिए बड़ा आसान हो गया डिवाइड एंड रूल के हिसाब से कि एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और मैं आके इनको कैप्चर करूँ, यही हुआ बाद में। ठीक है, आई होप कि ये फर्स्ट पार्ट था इसका कि किस तरह से उनका जो राइज हुआ दो डायनेस्टीज का, मोहम्मद गजनबी और महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी में आपको फर्क पता चल गया होगा। आई होप कि थोड़ा थोड़ा मुझे कन्फ्यूज था उसके लिए सॉरी, और आई होप आप समझ गए होंगे। अब सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे किस तरह से राजपूत बैटल ऑफ दराइन के पढ़ेंगे दोनों के बारे में, और हम देखेंगे किस तरह से जो राजपूत थे और राइज में आए और किस तरह से उनका डिक्लाइन हुआ और क्या क्या रीजन था उनके डिक्लाइन के लिए। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते भी जाइए साथ में। आई होप आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से नहीं आने सीखो। थैंक यू, बाय बाय।